नमस्कार दोस्तों, एपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टैटिस्टिक्स की जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थी उसके बारे में पढ़ा था। तीन जो उसके बेसिक मेजर्स थे उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मॉड, उनके बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं, कौन सा ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड होता है, कौन सा सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कहाँ किसको यूज किया जाएगा, इन सब के बारे में अपन ने बेसिक डिटेल वहाँ पे पढ़ी थी। आज जो रिमेनिंग जो सेंट्रल टेंडेंसी के दो मेजर है, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, उनके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर यू बिगिन द लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियो वी कैन अपलोड। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो रहेगा अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो रिमेनिंग पार्ट है उन्हीं के ऊपर रहेगा। तो अपन बोल सकते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये सेकेंड पार्ट है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अपन ने बेसिकली 5 पार्ट के बारे में बात की थी। उनमें से 3 अपन ने वहां पे डिटेल में पढ़ लिए थे, 2 रिमेनिंग थे, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें सेंट्रल टेंडेंसी के कौन कौन से टाइप हैं। तो अर्थमेटिक मीन था, जिसको अपन ने मीन बोला था या फिर एवरेज बोला था। इसके अलावा जो सेकंड आपका था वो था मीडियन, जो थर्ड है आपका वो था मोड, और इन तीनों की अपन ने स्टडी लास्ट लेक्चर में कर ली थी। आज का जो लेक्चर रहेगा वो अपना बेसिकली जो रिमेनिंग आपके 2 मेजर थे उनके ऊपर रहेगा। जियोमेट्रिक मीन, जिसको अपन शॉर्ट में जीएम बोलते हैं, और जो नेक्स्ट है आपका वो है हार्मोनिक मीन, जिसको अपन शॉर्ट में एचएम बोलते हैं। तो अपन जीएम और एचएम के बारे में स्टडी करेंगे। इन तीनों जो आपके सेंट्रल टेंडेंसी के फर्स्ट 3 पार्ट है, इनके बारे में अपन ने पहले से पढ़ लिया था। ज्यादातर जो आपकी प्री पीजी में क्वेश्चन आते हैं इन्हीं तीनों पार्ट से आते हैं। रिमेनिंग इन 2 पार्ट से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट भी हार्ड होता है, तो इस वजह से यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन ध्यान रखना है, क्वेश्चन फिर भी आ सकते हैं, तो आपको पढ़ना भी है। सेकेंड चीज यहाँ पे ये है कि जैसे ही ये दोनों मेजर्स कंप्लीट होंगे, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे अपन, इनका सबका रिलेशन। तो रिलेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, क्या रिलेशन होता है, किसने रिलेशन दिया था, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी में मेनली 3 टाइप के मीन होते हैं। कौन कौन से मीन होते हैं? अर्थमेटिक मीन या मीन, जिसको या फिर अपन एवरेज बोल रहे थे। दूसरा होता है जियोमेट्रिक मीन, और थर्ड होता है हार्मोनिक मीन। जो सेंट्रल टेंडेंसी का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मेजर है वो है अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज। सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, और मीन्स में भी सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। जियोमेट्रिक मीन को और हार्मोनिक मीन को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। हाँ, कौन कौन से सिचुएशन में यूज होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बारे में फिर भी अपन थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। तो अपना मेन जो आज का टॉपिक रहेगा वो रिलेशन के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जियोमेट्रिक मीन को। क्या होता है जियोमेट्रिक मीन, जिसको अपन शॉर्ट में जीएम बोलते हैं? देखो, जियोमेट्रिक मीन जो आपका मीन है, ये मेनली ऐसे डेटा के लिए यूज किया जाता है जो वेरिएबल प्रॉपर्टीज रखते हैं। क्या रखते हैं? वेरिएबल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ऐसे डेटा के लिए इनको यूज किया जाता है। सेकेंड चीज बात करें तो अपन बात करेंगे कि ये मेनली परसेंटेज में जो डेटा होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो तरीका क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद में उसका क्या करना है, अपने को एन रूट लेना, टेकिंग एनथ रूट। यानी सभी ऑब्जर्वेशन को आपको मल्टीप्लाई कर देना है और उसका nth रूट लेना ना। nth का मतलब हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, आपके पास में 3 ऑब्जर्वेशन है, 2, 3 और 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और उसका एन रूट का मतलब हो गया कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2 और 3, तो आप इसका nth रूट ले लोगे। या सेकंड फॉर्मूला होता है, आप इसको क्या करोगे, 3 ऑब्जर्वेशन है, तीनों को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट बंद, 1/n। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 3, तो डिवाइड बाई 3। तो बेसिक फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला 2 टाइप से बन सकता है, रूट n जितनी ऑब्जर्वेशन होगी, या फिर ब्रैकेट आपके जितनी भी जो ऑब्जर्वेशन होगी मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3, यानी xn तक जितनी भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी, डिवाइड बाई 1/n। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके बेसिक फॉर्मूला इस पे वर्क करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आपकी जितने भी ऑब्जर्वेशन आएगी
सभी ऑब्जर्वेशन को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे अपने पास में जितनी भी ऑब्जर्वेशन आएगी और सबका रूट ले लेना है जितनी ऑब्जर्वेशन का नंबर होगा। अब देखो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जैसे 4 ऑब्जर्वेशन 5 ऑब्जर्वेशन 10 ऑब्जर्वेशन 15 ऑब्जर्वेशन होती है, उस सिचुएशन में थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है। तो उस सिचुएशन में अपन बोल सकते हैं कि जियोमेट्रिक मीन को एक साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम कोर्सेज होते हैं, डिग्री होती है, उनमें साइंटिफिक कैलकुलेट अलाउ नहीं करते हैं, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अलाउ नहीं करते। उस सिचुएशन में जियोमेट्रिक मीन से जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इसके फ्रैक्शन में हो, वो डायरेक्ट कट सके। वो चीज़ अपन बात नहीं करेंगे कैसे डायरेक्ट कटेंगे, कैसे क्या होगा, क्योंकि आपके इतना डिटेल में सिलेबस में है नहीं। तो अपन बेसिकली बात करें तो जियोमेट्रिक मीन यहाँ पे वेरिएबल प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जाता है। जब डेटा परसेंटेज में होते हैं उस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं। और इसको यूज कैसे करेंगे, पहले सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसका nth रूट ले लेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टेकिंग nth रूट इज नॉन एज जियोमेट्रिक मीन। यहाँ पे सभी ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर लिया और उसका n रूट ले लिया। n का मतलब यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर अपन ने सबको मल्टीप्लाई करके 1/n कर दिया पावर में। तो दोनों तरीके से अपन जियोमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है हार्मोनिक मीन। और हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है इसके बारे में अगर अपन जाने तो यहाँ पे देखो HM बोलेंगे अपन, शॉर्ट फॉर्म में अपन ने पहले बात कर ली थी। हार्मोनिक मीन की बात करें तो हार्मोनिक मीन को अपन सब काउंटी मीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सब काउंटी मीन भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन होती है उसको कैसे किया जाता है, बेसिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऊपर आएगा डिवाइड बाई समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन रेसिप्रोकल, यानी 1/x। यानी अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे जो x होगा, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 कितना भी हो सकता है, तो अपन बोले n यहाँ आ गया, तो यहाँ पे आपके नीचे क्या आएगा 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3, ऐसे 1/xn तक, यानी जितनी ऑब्जर्वेशन होगी उतने ऊपर नंबर आ जाएंगे डिवाइड बाई 1/x1 x2 x3। तो अपन बात करें अर्थमेटिक मीन को अपन ने जब कैलकुलेट किया था तो वहां पे अपन ने लगाया था समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो अपन बोलते हैं कि हार्मोनिक मीन होता है वो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। अब यार रेसिप्रोकल थोड़ा सेंस अलग होता है इसमें, लेकिन होता ही एक्चुअल में रेसिप्रोकल ही है, क्योंकि n ऊपर चला गया, समेशन ऑफ x नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे समेशन ऑफ x नीचे तो आता है लेकिन 1/x में आता है। तो अपन बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई रेसिप्रोकल ऑफ समेशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी ऑल ऑब्जर्वेशन का समेशन तो है लेकिन ये किस में है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब भी वर्ड यूज करते हैं इस टाइप की सिचुएशन बनती है, जैसे अगर आपके x के किसी को रेसिप्रोकल बनाना है तो रेसिप्रोकल 1/ कोई भी चीज आ जाएगी। तो 1/ जब भी आते हैं तो रेसिप्रोकल वर्ड यूज करते हैं, यानी विपरीत डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन क्रिएट होगी ये किस में होती है, हार्मोनिक मीन में। तो अगर अपने पास में ऑब्जर्वेशन है 2 3 4, तो आप कैसे निकालोगे हार्मोनिक मीन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 3 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आपको एलएमएस लेना है तो अगर अपन एलएमएस लें तो इसका कितना आ गया 12 आ गया। 12 में ये कितने बार 6 प्लस, अगर अपन इसको करते हैं 4 प्लस 3 तो 6 4 10 और 10 और 3 13, 13 डिवाइड बाई 12। ऊपर एन क्या है, ऑब्जर्वेशन काउंट कितना आपका 3 है, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास में 3, 12 ऊपर चला गया तो 3 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 13। तो आपके जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका हार्मोनिक मीन। अगर अपन कैलकुलेट करें तो 36 डिवाइड बाई 13, और 13 का अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 और फिर रिमेनिंग हो गया 10, तो यहाँ पे आपके लगभग 2.7 2.8 के आसपास चला जाएगा। तो ये आपके हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। सबसे पहले अपन ने बात करी ये सब काउंटी मीन होता है, जो क्या होता है अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच मेजर्स इज रेसिप्रोकल टू अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कौन होता है, हार्मोनिक मीन।
ये आपके बेसिक मेजर्स थे, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। अब अगर इनके रिलेशन की बात करें, तीनों मीन के रिलेशन की, तो अपन ने पढ़ा तीन मीन कौन से, अर्थमेटिक मीन, मीडियन सॉरी हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। तो अगर इनके रिलेशन की बात करें तो हमेशा अर्थमेटिक मीन होगा वो बड़ा या इक्वल होगा किसके, आपके जियोमेट्रिक मीन के। और जियोमेट्रिक मीन बड़ा किससे होगा, हार्मोनिक मीन से। तो तीनों में सबसे छोटा हमेशा हार्मोनिक मीन होगा और सबसे बड़ा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। अगर अपन बात करें हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन में रिलेशन क्या है, तो जियोमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। सेकंड रिलेशन की बात करें तो अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर। यानी अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आएगा वो जियोमेट्रिक मीन का स्क्वायर आएगा। तो अगर आपको जियोमेट्रिक मीन दे रखा है, हार्मोनिक मीन दे रखा है, अर्थमेटिक निकाल सकते हो, अर्थमेटिक हार्मोनिक दे रखा है, जियोमेट्रिक निकाल सकते हो। यानी दो देंगे तो आपको तीसरा कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपकी जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नेक्स्ट टॉपिक से आएंगे, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है, मेनली किनके बीच का, इन तीनों पॉइंटों के बीच का, यानी अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन कौन कौन से पॉसिबल है, क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो अगर इनके बारे में बात करें तो इनके रिलेशन को बोला जाता है एम्पेरिकल रिलेशन। एम्पेरिकल रिलेशन की बात करें तो एम्पेरिकल रिलेशन को सबसे पहले दिया किसने था, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने। तो अगर अपन बात करें एम्पेरिकल जो रिलेशन थे, इन रिलेशन की सबसे पहले बात की थी किसने, प्रोफेसर कार्ल पियर्सन। प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने दो टाइप के रिलेशन दिए थे, कौन कौन से, एक तो सिमेट्रिकल और दूसरा एसिमेट्रिकल। तो पहला अगर अपन बात करें सिमेट्रिकल रिलेशन की और दूसरा अगर अपना बात करें एसिमेट्रिकल रिलेशन की, तो दोनों में देखो बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिकल रिलेशन एक टाइप का ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक ही लाइन पर अर्थमेटिक मीन, मीडियन और जो अपना मोड था वो तीनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं। यानी अपना जो बेसिक रिलेशन होगा वो क्या बन जाएगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। यानी आपके बेसिक रिलेशन क्या होगा, ये वाला रिलेशन बन जाएगा। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको बोला कि मीडियन 5 है तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा, अर्थमेटिक मीन भी 5 होगा और मोड भी 5 होगा। यानी कोई भी एक वैल्यू दे दी तो आप बाकी दो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो किस सिचुएशन में, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही लाइन पे क्या होगा, तीनों होंगे। इसका मतलब क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। जबकि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों अलग अलग जगह होंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, अर्थमेटिक मीन नॉट इक्वल टू मीडियन और मीडियन नॉट इक्वल टू मोड। यानी तीनों अलग अलग होंगे और तीनों अलग अलग होंगे तो तीनों में बेसिक रिलेशन क्या होगा, उस रिलेशन की अपन स्टडी करेंगे। देखो प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने एम्पेरिकल रिलेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें तीनों एक ही लाइन पे आ जाते हैं, यानी अर्थमेटिक मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। यानी यहाँ पे क्या होगा, अगर एक वैल्यू दे दी बाकी दो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि तीनों इक्वल होती है। लेकिन ज्यादातर ये वाला रिलेशन पूछा नहीं जाएगा। या तो आपको दे दिया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो आप सीधा कैलकुलेट करोगे, या नहीं भी दिया, आपको एक सिंगल वैल्यू दे रखी है तो और आपको दूसरी पूछ रही है तो आप सीधा सा बात कर सकते हैं सिमेट्रिकल। लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आएंगे। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलग अलग टाइप के रिलेशन होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उनमें रिलेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल टू नॉट, मीडियन इक्वल टू नॉट मोड। यानी तीनों इक्वल नहीं होते। जब तीनों इक्वल नहीं होंगे तो उन बीच में कौन कौन से रिलेशन पॉसिबल है उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो अपन बेसिक अगर रिलेशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहला और बेसिक रिलेशन होता है वो क्या है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये सबसे बेसिक रिलेशन होता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं। तो अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें कि आपको यहाँ पे दो वैल्यू दे देगा और तीसरी पूछेगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई सिंपल या कोई अपन बात कर सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड तरीका नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, इजी। आप जैसा मैथ में 10 तक करते आए हो वैसा ही सिंपल तरीका है। आपको बस केवल किसी वैल्यू को इधर से उठाकर इधर डालना, उधर से उठाकर इधर डालना, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, जोड़ बाकी गुना भाग करना है, वही सिंपल चीज है। अपन बात करें अगर आपको दे दिया इसने कि जो मीडियन है
वो है 5 और जो आपका मीन है वो है 2। तो आपका मोड क्या होगा? व्हाट विल बी द मोड? तो यहां पे अगर अपन बात करें मोड इक्वल टू क्या हो रहा है 3 मीडियन, तो 3 मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन कितना है आपके पास में 2। यानी यहाँ पे जो मल्टीपल फैक्टर दे रखा है वो मल्टीपल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी की बेसिस पे आंसर निकलेंगे। मीडियन आपको दे दिया तो मल्टीपल फैक्टर को मीडियन से मल्टीप्लाई कर दो, मीन दे दिया तो मीन को मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 15 आ गया मल्टीपल, यहाँ पे कितना आ गया 4, 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। तो आपका मोड क्या आ गया यहाँ पे 11। कैसे कैलकुलेट किया आपने? दो बेसिक वैल्यू के बेसिस पे, दो बेसिक वैल्यू आपको दे रखी है तो आप थर्ड कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसी से रिगार्डिंग है, अगर इसी से रिगार्डिंग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपको सेकंड एग्जांपल दे दिया इसने कि आपका जो मीडियन है वो तो कितना है 5, ठीक है, और आपका जो मोड है वो कितना है 10 है। तो आपका मीन क्या होगा? अब इसने क्या पूछा है? मीन पूछा। देखो ध्यान रखने की वाली बात है, जरूरी ऐसा नहीं हमेशा मोड ही पूछे, कोई भी दो चीज देके तीसरी चीज पूछ सकता है। तो अगर अपन बात करें मोड आपको दे रखा है, मोड कितना है 10, 10 इक्वल टू मीडियन कितना है आपके पास में 5, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 मीन। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 कितना हो गया 15, 10 इक्वल टू 15 माइनस 2 मीन। अगर अपन इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके चले जाएंगे तो क्या बन गया 2 मीन इक्वल टू 15 माइनस 10, क्योंकि ये माइनस का था इधर आते प्लस का, ये प्लस का था इधर आते माइनस का, तो रिमेनिंग कितना हो गया 5। तो मीन इक्वल टू क्या हो गया 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2.5। तो मीन आपका कितना आ गया 2.5। जो भी इस चीज के यानी जो भी इधर मल्टीपल फैक्टर में होगा, जैसे ही मल्टीपल फैक्टर वाला इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? डिवाइड में बदल जाएगा। कोई प्लस में है तो माइनस में, कोई माइनस में है तो प्लस में, कोई मल्टीपल में है तो डिवाइड में बदल जाएगा, जैसे ही बराबर के उधर जाएगा। तो ये आपकी बेसिक इक्वेशन थी, बेसिक रूल था जिसके बेसिस पे आपने इनको कैलकुलेट कर लिया। सेकंड रिलेशन की बात करें तो सेकंड रिलेशन में जब आपको दे दिया कि डिफरेंस दे रखा है दोनों में, को दो वैल्यू तो दे रखी है लेकिन दो वैल्यू आपको किसके बेसिस पे दे रखी है? डिफरेंस के बेसिस पे दे रखी है। उस सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? क्योंकि हर बार ऐसा है जरूरी नहीं है। तो आपका जो सेकंड रिलेशन बनता है वो क्या बनता है? मोड इक्वल टू मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। यानी आपको क्या देगा? मीन और मोड के बीच का डिफरेंस अमाउंट दे देगा। अब इस डिफरेंस को दे रखा, आपको कोई भी एक वैल्यू दे दी और आपको डिफरेंस दे दिया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको डिफरेंस नहीं दे रखा, सभी फॉर्मूले से आंसर हमेशा सेम आने हैं। अगर आपको डिफरेंस नहीं दे रखा, आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा, कैलकुलेट इससे भी हो जाएगा। अगर आपको मीन और मोड भी दे रखा है तो आप मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन में आप सिंपल फॉर्मूले की तरफ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, डिफरेंस वाले फॉर्मूले की तरफ नहीं जाना। लेकिन अगर डिफरेंस अमाउंट दे रखा है, उस सिचुएशन में अगर आपको कोई भी वैल्यू पूछता है तो आप कैसे निकालोगे? तो देखो अपने पास में बेसिक चीज अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने एग्जाम्पल लिया कि जो मीन है आपके पास में और मोड है, उन दोनों का डिफरेंस आपके पास में आ गया है 5 या 10, जो भी आपको मानना है। तो अपन ने मान लिया यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा इसको 6 कर लेते हैं अपन, थोड़ा इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। आपने मीन माइनस मोड का जो डिफरेंस अमाउंट है वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया कि वो 6 है आपके पास, और जो आपका मीडियन है वो मीडियन कितना है आपके पास में 10। तो मोड क्या होगा? ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। दोनों का डिफरेंस आपके पास में कितना है 6, मीडियन 10, तो मोड क्या होगा? तो अगर अपन बात करें मोड इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, मीडियन आपको कितना दे रखा है 10 माइनस 2/3 और डिफरेंस अमाउंट कितना दे रखा है 6, तो इसको इससे कट किया तो 2 2 2 जा 4, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो आपके पास में मोड कितना आ गया 6 आ गया। ये सिंपल बेसिक फॉर्मूला था आपको कैलकुलेशन करने का। ऐसे अगर आपको मोड दे दिया यहाँ पे और मीडियन पूछ लिया, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो जैसे इसी को अपोजिट कर लेते हैं अपन। यहाँ पे आपके पास में मोड कितना आया 6 आया, तो अपन मान लेते हैं आपको मोड और जो डिफरेंस है वो दोनों 6 दे रखे।
यानी आपको यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, डिफरेंस आपको 6 दे दिया, मीडियन आपको कैलकुलेट करना है और मोड भी 6 दे दिया। तो आपका मीडियन क्या होगा? अब देखो आपको मोड यहाँ पे दे रखा है, मोड कितना है 6, 6 इक्वल टू मीडियन आपको क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, कट किया 2 2 जा 4, तो यहाँ पे मीडियन आ गया, मीडियन -4 और यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर मीडियन के बारे में अपने को कैलकुलेट करना है तो मीडियन -4 है, जैसे ही -4 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसको इधर लेके आए तो ये +4 हो गया, 4 और +6 कितना हो गया 10, तो मीडियन आपका कितना आ गया 10 आ गया। कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा अगर अपन बात करें आपको मीन और मोड दे रखा है और मीडियन पूछ रहा है तो भी आप कर सकते हो कैलकुलेट डिफरेंस अमाउंट से, लेकिन आपको फिर से मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। यूज ये भी कर सकते हो, सेम ही क्वेश्चन होगा, मीन की वैल्यू मीन की जगह रखो, मोड की वैल्यू मोड की जगह रखो और मोड की वैल्यू यहाँ रख दो, दोनों का डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और मीडियन की वैल्यू निकाल लो। जो थर्ड है आपके पास में वो भी है डिफरेंस का फॉर्मूला, लेकिन वहां पे जो डिफरेंस है वो थोड़ा अलग है, यानी अपन बात कर सकते हैं मीन और मीडियन के बीच का अगर आपको डिफरेंस दे रखा है तो आप थर्ड फॉर्मूला लगाओगे। देखो मीन और मोड के बीच का डिफरेंस दे रखा है आप सेकंड फॉर्मूला लगाओगे, और मीन माइनस मीडियन दे रखा है तो उस सिचुएशन में आप थर्ड फॉर्मूला लगाओगे। तो मोड इक्वल टू वहां पे क्या हो जाएगा, मीन माइनस मीडियन। अब देखो यहाँ पे जो डिफरेंस तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस किसका है, मीन और मीडियन का। तो अपने पास में सेम वही अपन एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा चेंज करके। एग्जांपल में अपन ने ले लिया कि जो मीन था और जो मीडियन था उनका डिफरेंस आपका आ गया 3। सेकेंड चीज अगर अपन दोनों में से कोई भी एक चीज ले लेते हैं कि आपका जो मीन था वो है 10, या फिर अपन बात करें मीन है आपका 20, तो उस सिचुएशन में मोड कितना होगा, व्हाट विल बी द मोड इफ मीन माइनस मीडियन इक्वल टू 3, मीन इक्वल टू 20, देन मोड क्या होगा आपका। तो अपन बात करते हैं मोड बराबर क्या है आपके पास में, मीन कितना दे रखा 20, 20 माइनस 3, डिफरेंस कितना आपके पास में 3, तो 3 मल्टीप्लाई जा 3 इक्वल टू 9 हो गया, 20 माइनस 9 इक्वल टू 11, तो आपका मोड क्या आ गया यहाँ पे 11 आ गया। अगर आपको मोड दे रखा है और मीन पूछ रखा है तो भी आप सिंपली इजी कैलकुलेशन से कर सकते हो। आपको क्या करना, बस मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर से उधर लेके जाना, उसको उधर से इधर लेके आना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो आपके प्लस वाले सिंबल होंगे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो मल्टीपल में होंगे वो नीचे चले जाएंगे, दूसरी तरफ तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं, कैसा भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे। आपके जनरली प्री पीजी में फर्स्ट फॉर्मूले से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ये दोनों जो फॉर्मूले हैं ये आपके प्री पीजी के अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें भी इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में अपन यहीं तक पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो या तो अपन डिस्पर्जन पे रख लेंगे, या फिर आपको अगर किसी दूसरे चैप्टर पे चाहिए या कोई स्पेसिफिक टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट का वो आप डिसाइड कर लो, या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो उसके बारे में भी, उस चैप्टर के ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर भी अपन एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं अपन समाप्त करते हैं, इसी के साथ अलविदा देते हैं, धन्यवाद।